जो ये सुनफा योग होता है, इसमें राहु केतु और सूर्य को छोड़ के चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई भी दूसरा प्लैनेट बनेगा तो सुनफा योग बैठेगा तो सुनफा योग बनेगा। सुनफा योग में क्या होता है, एक आदमी को लीगेसी मिलती है, उसको इनहेरिटेंस मिलती है और बहुत रिचेस, और वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनको इनहेरिटेंस मिला अपने पिता से 7,000 करोड़, उसको उन्होंने बढ़ा के 1,20,000 करोड़ किया। तो ये सुनफा योग की खासियत होती है कि आदमी को लीगेसी मिलती है, यानी उसे जो है अपने पैतृक संपत्ति और धन समृद्धि मिलती है जिसको वो बढ़ाता है। उसके बाद आता है अनफा योग। अनफा योग में राहु केतु और सूर्य को छोड़ के कोई भी प्लेनेट अगर चंद्रमा से 12वें भाव में बैठेगा तो अनफा योग बनेगा। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, ये चीज मैंने पिछली क्लास में आपको नहीं बताई। इसमें आदमी को स्वयं एफर्ट्स करके अपने आप को वो समृद्ध बनाता है और वो बहुत राज समाज के अंदर अपनी स्थिति को ऊपर उठाता है। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं बताया था कि जो आपके अनफा योग है, उसमें मैन अर्न्स बाय सेल्फ एफर्ट्स not only his power, position, prosperity, but also great wealth. अब उसके बाद आता है दुर्धरा योग। दुर्धरा योग में क्या होता है कि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में राहु केतु और सूर्य को छोड़कर कोई भी दो ग्रह अगर बैठेंगे 7 ग्रहों में से, तो उससे जो है 6 ग्रहों में से, क्यों चंद्रमा को तो हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो दुर्धरा योग बनता है। इस दुर्धरा योग के अंदर में व्यक्ति बहुत समृद्धशाली और बहुत रिच होता है और बहुत पावरफुल होता है, बहुत अच्छी पोजीशन में आता है। उसके बाद आता है गज केसरी योग। गज केसरी योग जो चंद्रमा से बनता है, उसमें गुरु और चंद्रमा या तो एक साइन में साथ बैठे अथवा एक दूसरे से केंद्र भाव में बैठे। केंद्र भाव क्या है? पहला, चौथा, सातवां, 10वां। यानी कि काउंट करने पे चंद्रमा से अगर आप गुरु को काउंट करेंगे, या तो पहले ही भाव में होगा, यानी कि गुरु के साथ ही होगा चंद्रमा, या फिर चतुर्थ में होगा, चंद्रमा से गुरु चौथे में होगा, या चंद्रमा से गुरु सप्तम में होगा, या चंद्रमा से गुरु दसम भाव में होगा। तो इससे गज को स्त्री योग बनता है। अगर इसमें मेलेफिक्स का कोई दोष नहीं पड़ रहा हो, यानी कि कोई पापी ग्रह साथ में ना बैठे हो, राहु केतु एक्सेस में ना हो, पापी ग्रहों के द्वारा उस पर दृष्टि ना पड़ी हो, ऐसा आदमी बहुत लंबी आयु प्राप्त करता है, वो बहुत धनी बनता है। उस आदमी के अंदर एलिफेंट का जैसा धैर्य होता है और एलिफेंट की जैसी मेमोरी होती है, उसका जैसा मैनेजमेंट होता है। और केसरी जो कि लायन है या टाइगर है, उसकी जैसी उसके अंदर तेजी होती है, यानी वो अपॉर्चुनिटीज पे उतनी ही तेजी से उछल के आता है जैसे कि लायन आता है या लाइनस आती है या टाइगर आता है। यानी उसके अंदर वो तेजी होती है अवसरों को प्राप्त करने की। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को बहुत, चूंकि गुरु और चंद्रमा का ये योग बनता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत ज्यादा मित्रवत स्वभाव का होता है, बहुत इज्जतदारी होता है, बहुत खुले दिल का होता है, लोगों के साथ में बहुत मृदुल स्वभाव का होता है। यानी गजकेसरी योग जिनकी भी कुंडली में बनता है, उनका स्वभाव बहुत मृदुल होता है, अच्छा होता है, पोलाइट होता है। वो बहुत, जिस क्षेत्र में भी जाते हैं उस क्षेत्र में उनका एक डिस्टिंक्शन क्रिएट होता है। यानी अगर वो ज्ञान के क्षेत्र में ऊपर उठे तो ज्ञान में डिस्टिंक्ट ज्ञान होगा। यानी हर आदमी कहेगा ये आदमी वेदों को जानता है, पुराणों को जानता है, एस्ट्रोलॉजी को जानता है। उसी प्रकार से अगर वो इंडस्ट्रीज में होगा तो वो टाइकोनिक होगा। अब इसके बाद आता है चंद्र मंगल राजयोग, जिसे महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। इसमें अगर मंगल और चंद्रमा एक ही राशि में हो या म्यूचुअल एस्पेक्ट दे रहे हो, एक दूसरे पे दृष्टि दे रहे हो, तो ऐसा आदमी काफी एंटरप्राइजिंग होता है। वो हर चीज में एडवेंचर्स को पसंद करता है, रिस्क टेकर होता है। वो किसी भी काम में दौड़ के उसको पकड़ता है और करता है, इतना मेहनती होता है, काफी इंटेलिजेंट होता है, काफी हार्ड वर्किंग होता है। लेकिन मंगल की वजह से और चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, तो ऐसे आदमी को गुस्सा भी बहुत आता है, यानी टेम्पर्ड होता है। लेकिन उसका टेम्परामेंटल नेचर होने के बावजूद वो वेल्थ इकट्ठा करने में सक्षम होता है, यानी वो काफी वेल्दी हो जाता है।
हाँ, ये योग जो है माँ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा और मंगल क्या है, चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, मंगल एक पापी ग्रह है। मंगल की चंद्रमा पे दृष्टि पड़ना या चंद्रमा के साथ में मंगल का होना माता के लिए दुख की बात होती है। यानी कि सिजेरियन सेक्शन से चाइल्ड की डिलीवरी होगी, बचपन में चाइल्ड बहुत परेशान करेगा, माता को बहुत इरिटेशन होगा। लेकिन अगर ये इस चंद्रमा के ऊपर अथवा इस गुरु के ऊपर, इस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि होगी, तो ये माता का ईविल भी खत्म हो जाएगा, माता को तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा ये पति-पत्नी के विछोह का भी योग हो जाता है। चंद्र-मंगल योग जो है एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट की हॉरोस्कोप में है, और इसी तरीके से बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स की हॉरोस्कोप में भी था। रिचेज़ में तो वो वेल्थिएस्ट पीपल रहे, लेकिन उनकी आपस में डिवोर्स हो गया। इसका मतलब मंगल जो है एक मृदुल स्वभाव का होता है पति-पत्नी के, लेकिन उस स्वभाव में मृदुलता खत्म हो जाती है। यानी कि स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तो जैसे चंद्र मंगल योग है, तो माता के लिए अच्छा नहीं है, तो पत्नी के लिए अच्छा नहीं। उसके बाद फिर आते हैं अधियोग। जैसे चंद्र का जो अधियोग है, चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें भाव में, चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें भाव में यदि बेनिफिक प्लैनेट्स, शुभ ग्रह अगर बैठेंगे, तो वो चंद्रमा के द्वितीय भाव पे, चंद्रमा पे और चंद्रमा के द्वादश भाव पे शुभ दृष्टियां देंगे। तो इससे चंद्र अधियोग बनता है। ऐसे आदमी हाई सोल वाले होते हैं, यानी उनकी जो आत्मा का जो एलिवेशन होता है वो बड़ा एनलाइटनमेंट का होता है। ऐसे आदमी समृद्ध होते हैं, उनकी सोसाइटी के अंदर एक बड़ी पोजीशन होती है। उनके उनके जो है अ, उनके रिश्ते लोगों के साथ में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे आदमी यश, मान, कीर्ति को प्राप्त करते हैं। थोड़ा डेयरिंग भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा को बल मिल गया और चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। तो डेयरिंग नेचर होने की वजह से ऐसे आदमी रिस्क टेकर होते हैं। एनर्जी उनके अंदर बहुत होती है, क्योंकि चंद्रमा मानसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है। अगर मन में किसी को ताकत मिल रही है, तो बड़े से बड़े वो रिस्क को लेने में सक्षम होता है। उसके बाद आता है अम्ला योग। अम्ला योग को ही अमल कीर्ति योग भी कहते हैं। जब चंद्रमा से दसम भाव में जब भी कभी शुभ ग्रह बैठते हैं, तो अमल कीर्ति योग या अम्ला योग बनता है। अम्ला योग के अंदर बड़ा लास्टिंग फेम, फॉर्च्यून व्यक्ति को मिलता है। उसकी जो रेपुटेशन सोसाइटी के अंदर होती है, वो काफी उस ग्रह से संबंधित होती है जो कि दसम में बैठा है चंद्रमा से। चंद्रमा से दसम में बैठे हुए ग्रह के अनुसार उस व्यक्ति को एक रेपुटेशन मिलती है, मान सम्मान, कीर्ति मिलती है। इसी तरीके से वो एक प्रॉस्परस और एक समृद्धशाली जीवन को जीता है। वो लोगों को काफी हेल्प करने में विश्वास करता है, जिंदगी को प्लेजरेबल चीजों के साथ में जीता है। और उसका जो करेक्टर होता है वो बेदंगी होता है, यानी कि उसमें स्पॉटलेस करेक्टर होता है, उसका जो नोबल करेक्टर होता है। तो ये जो है अमल कीर्ति योग बनता है। अब यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो चंद्र अधियोग था और लग्न अधियोग है, उनमें क्या फर्क है। लग्न अधियोग का मतलब हो गया लग्ना से छठे, सातवें, आठवें में शुभ ग्रह बैठने चाहिए। लेकिन ऋषि पाराशर ने क्लियर कट लिखा है कि छठे भाव में बैठे हुए ग्रह को वो नहीं मानते। ऋषि पाराशर लग्नादि योग में लगन से सप्तम और अष्टम में बैठे हुए शुभ ग्रह को लेते हैं, जबकि चंद्र अधियोग में छठे, सातवें, आठवें में बैठे हुए शुभ ग्रहों को लिया जाता है। अब मॉडर्न राइटर्स को डिस्प्यूट कर रहे हैं। मॉडर्न राइटर्स जैसे डॉक्टर बीवी रमन हैं, के एम राव हैं, वो इस ऋषि पाराशर की इस बात को नहीं मानते। लेकिन चूंकि मैं क्लासिकल टेक्स्ट से आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप वेल इन्फॉर्म्ड रहे। अगर आपने ऋषि पाराशर को कोट करना है, तो आपने लग्न अति योग में छठे भाव के शुभ ग्रह को नहीं लेना है। लग्न अधि योग में सप्तम और अष्टम भाव में शुभ ग्रह होंगे। सप्तम का शुभ ग्रह लग्न पे दृष्टि रखेगा, और अष्टम में बैठा हुआ शुभ ग्रह द्वितीय भाव पे दृष्टि रखेगा। छठे भाव पे बैठा हुआ जो शुभ ग्रह है, क्योंकि वो द्वादश को देखता है, तो ऋषि पारस्य ने इसको नहीं मांगना है।
लेकिन मॉडर्न राइटर्स डॉक्टर बीवी रमन, के.एन. राव साहब, ये लोग लग्न अधि योग को चंद्र अधि योग में कोई फर्क नहीं करते। वो कहते हैं जैसे चंद्र अधि योग में छठे, सातवें, आठवें में शुभ ग्रह बैठे होते हैं, वैसे ही लग्न अधि योग में भी लग्न से छठे, सातवें, आठवें में शुभ ग्रह बैठे होंगे। अब हम वापस जो है हम चंद्र के लोक योग में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कंट्रास्ट था अधि योग में, तो वो कंट्रास्ट मैंने यहीं पे बताया आपको ताकि आप इसको समझ सकें। अब आया गरुड़ योग। गरुड़ योग का नियम ये है, या तो सारे के सारे, मतलब इसमें क्या, गरुड़ योग कब बनता है, जब बर्थ जो है डे टाइम का, तब बनेगा। नंबर 1, बर्थ होना चाहिए डे टाइम का। और जो चंद्रमा जिस राशि में नवमांश में बैठा है, उस राशि का स्वामी उच्च का हो नवमांश में, तब गरुड़ योग बनता है। और गरुड़ क्या है, विष्णु भगवान का वाहन है। तो इसमें कहते हैं ऐसे व्यक्ति को ग्रेस ऑफ गॉड मिलता है। इस वजह से ऐसा आदमी धार्मिक आचरण करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति करता है। और जब वो सामाजिक जीवन जीता है तो वो समाज के अंदर धन अर्जन बहुत अच्छा करता है, लेकिन परोपकार में उस पैसे को लगाता है। अब बात समझ में आ रही है आपको कि इसके पीछे एक लॉजिक है कि गरुड़ पे ही सवार हैं विष्णु भगवान, उनका वाहन है। उनका वाहन हो जाने की वजह से डे बर्थ होना पहली शर्त, और दूसरी शर्त यह है कि जो चंद्रमा नवमांश में जिस राशि में बैठे, उस राशि का स्वामी उच्च का हो। चंद्रमा का नवमांश का राशिनाथ अगर उच्च का है तो गरुड़ योग बनता है। और गरुड़ योग अगर बन रहा है किसी की कुंडली में, तो ऐसा आदमी धनार्जन करेगा। जब वो गृहस्थ जीवन में होगा तो धन को परोपकार पे लगाएगा, धार्मिक चीजों पे लगाएगा। और ऐसा आदमी स्वतः वेद पुराण धर्म की चीजें करता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद का योग आता है वसुमन योग। वसुमन, वसुमन राजयोग कहते हैं। वसुमन राजयोग जो है 3 ग्रहों से बनता है। वो तीनों ग्रह हो सकते हैं या एक ग्रह एक स्थान पे हो सकता है। अगर ये 3 ग्रह बुध, गुरु और शुक्र उपचय भावों में बैठे हैं। उपचय भाव कौन से हैं? हाउसेस ऑफ ग्रोथ, थर्ड, सिक्स्थ, 10th, 11th, ये उपचय भाव हैं। हाउसेस ऑफ ग्रोथ हैं थर्ड, सिक्स्थ, 10th, 11th, ये उपचय भाव हैं। और कौन कौन से ग्रह वसुमन योग बना रहे हैं? बुध, गुरु, शुक्र। या तो वो तीनों ही तीन थर्ड हाउस में बैठ जाए, तीनों ही छठे में बैठ जाए, तीनों ही 10वें में बैठ जाए, तीनों ही एकादश में बैठ जाए, या एक तीसरे में बैठ जाए, एक छठे में बैठ जाए, एक 10वें में बैठ जाए, या 11वें में बैठ जाए, तब भी वसुमन योग बनेगा। एक 11वें में बैठ जाए, एक छठे में बैठ जाए, एक तीसरे में बैठ जाए, तो भी वसुमन योग बनेगा। एक 10वें में बैठ जाए, एक छठे में बैठ जाए, एक तीसरे में बैठ जाए, तो वसुमन योग बनेगा। एक छठे में बैठ जाए, एक 10वें में बैठ जाए, एक 11वें में बैठ जाए, बुध, गुरु, शुक्र, तो वसुमन राजयोग बनता है। ऐसा आदमी जो है बहुत नोबल प्रकृति का होता है, जेंटलमैन होता है, वो लोगों के हितार्थ सोच रहा होता है। उसके आचरण के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, वो इतना नोबल कैरेक्टर का होता है। उसका स्वभाव लोकाचार में बहुत अच्छा होता है, लोक व्यवहार में बहुत अच्छा होता है। दूसरा, ऐसा आदमी बहुत चैरिटेबल डिस्पोजिशन का होता है, यानी ऐसा आदमी बहुत दान पुण्य करने वाला होता है। और उसकी यश मान कीर्ति इस बात से बनती है कि उसने पिटाऊ खोला, धर्मशाला खोला, उसने कोई विद्या का स्थान खोला, और उसमें वो कमा नहीं रहा है, लोगों को विद्या बांट रहा है। वो कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है जो कि लोक परोपकार के लिए हो रहा है, लोगों के परोपकार के लिए उसने कोई काम प्रारंभ किया है जिसको लंबे समय तक चला रहा है। ये यश मान कीर्ति वसुमन योग से बनती है। अब उसके बाद आते हैं सूर्य से बनने वाले योग। अब सूर्य से बनने वाले जो योग हैं उसमें चंद्रमा, राहु, केतु को नहीं लिया जाता। तो जो पहला योग सूर्य से बनता है वो है वेसी योग। वेसी योग कब बनता है? जब सूर्य के द्वितीय भाव में चंद्र, राहु, केतु को छोड़कर कोई भी अन्य ग्रह आता है तो वेसी योग बनेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत न्यायप्रिय होते हैं।
बहुत सत्यवादी होते हैं, उनका शरीर बहुत बड़ा होता है, लंबे चौड़े तगड़े होते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन प्लेजरेबल चीजों के प्रति वो एडिक्शन दिखाते हैं। यानी वो एडिक्टेड होते हैं प्लेजरेबल चीजों पे, और थोड़ा वो लिथार्जिक होते हैं, लेजी होते हैं, बहुत ज्यादा काम धंधा करने में इच्छुक नहीं होते, और कुछ क्रूएल भी होते हैं अपने मातहतों के प्रति। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, सूर्य से बनने वाले जितने भी राजयोग हैं, उनमें आदमी, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, तो उसमें आदमी थोड़ा क्रूएलिटी रखता है। वो जस्टिस लविंग भी होगा, ट्रुथफुल भी होगा, तो भी वो क्रूएल होगा। वो लोगों को निकाल सकता है नौकरी से, वो लोगों को दंडित कर सकता है। वो एक जज बन सकता है जो किसी को भी मृत्यु दंड दे सकता है। वो एक ऐसा पुलिस अधिकारी या ऐसा आईएएस अधिकारी बन सकता है जो अपने मातहतों को सस्पेंड कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, एक्शन ले सकता है। तो जो वैसी योग होता है, इस योसी वैसी योग के अंतर्गत ऐसे आदमी का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, ऐसा आदमी बहुत खुश रहता है, लेकिन वो प्लेजरेबल चीजों में एडिक्टेड होता है, लेजी होता है, लिथार्जिक होता है, यानी कहने का मतलब आलसी होता है। ऐसा आदमी लेकिन क्रूअल भी होता है, पर ट्रुथफुल भी होता है, और जस्टिस लविंग होता है, न्यायप्रिय होता है। ऐसे आदमी के पास में धन बहुत ज्यादा रुकता नहीं है, क्योंकि वो लेजीनेस में होता है, वो उतना काम करने में विश्वास नहीं रखता। अब उसके बाद जो दूसरा योग आता है वो है वासी योग। वासी योग को वोसी योग भी कहते हैं, वासी को ही वोसी भी बोलते हैं। आप इसे वोसी योग भी कह सकते हैं, VOSI, और वासी योग भी कह सकते हैं, VASI। ये दोनों एक ही योग है। जो वोसी योग है, इसमें चंद्रमा राहु केतु के अलावा सूर्य से द्वादश भाव में कोई भी ग्रह अगर बैठेगा, तो ऐसे व्यक्ति का वोसी या वासी योग बनेगा। अगर वासी योग बनता है, तो ऐसा आदमी बहुत यूथफुल होता है, ऐसा आदमी बहुत मेहनती होता है, ऐसा आदमी बहुत धैर्यवान होता है। ऐसा ऐसे आदमी की लेकिन एक कमी भी दिखाई पड़ती है, वो उसकी आई साइट वीक हो जाती है, और हमेशा वो नीचे देखता है, मतलब वो बहुत ऊपर नहीं देखता। मेरी कुंडली के अंदर में ये उसी योग बनता है, मेरे सूर्य से द्वादश भाव में बुध बैठे। तो आप अगर मेरे वीडियोस देखेंगे, तो आप देखते हैं कि मेरी आंखें नीचे को रहती हैं। मैं बड़ी कोशिश करता हूं कई बार लेंस की तरफ को देखने के लिए, ताकि मेरी आंखें ऊपर को देखें। लेकिन आप अगर मेरे किसी भी वीडियो में अगर आप देखेंगे, तो मेरी आंखें ऐसी आती हैं जैसे बंद हो, नीचे को देखती हैं। ये वोसी योग का प्रभाव है, और इसी वोसी योग के प्रभाव से व्यक्ति धन और समृद्धशाली तो होता है, लेकिन वो बहुत हार्डशिप वाला होता है, हार्ड वर्किंग होता है। वो अपने आप को जानबूझ के बहुत मेहनत कराता है, उसके अंदर धैर्य होता है, उसकी बॉडी जो है अपनी एज से कम लगती है, यानी कि वो यूथफुल दिखता है। अगर वो 62 साल का होगा, वो तो दिखाई पड़ेगा 50-52 का, चाहे मेरे ऊपर ना लागू होता हो, लेकिन मतलब वैसे बता रहा हूँ कि मतलब जो नियम है वो बता रहा हूँ, कि वो यूथफुल दिखता है, अपनी उम्र से कम दिखता है। उसके साथ ये होता है, उसकी आंखें नीची होती है, मतलब आंखें वो नीची, और आई साइट उसकी वीक होती है। अच्छा, अब आए, मतलब यूथफुल बॉडी के होते हैं, लुक डाउन, हमेशा वो जो है उनकी आंखें नीचे होती है, उनकी आई साइट वीक होती है, वो जो है धन समृद्धि में अच्छे होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत में झोंकते हैं, जहां मेहनत ना भी करने की जरूरत हो, वहां पे भी वो बहुत मेहनत करते हैं। उनकी यूथफुल बॉडी होती है, अपनी उम्र से वो कम आयु के दिखाई पड़ते हैं। और इसके अलावा इस योग की वजह से वो अपने ऊपर क्रुएलिटी ज्यादा करते हैं, अपने स्वयं के ऊपर क्रुएलिटी ये करते हैं। अगर उनको बॉडी में पेन भी हो रहा होता है, उसको इग्नोर करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ सफर करती है। अब उसके बाद है उभयाचारी। उभयाचारी योग में चंद्रमा राहु केतु को छोड़कर अगर कोई भी दो ग्रह द्वितीय और द्वादश में सूर्य से बैठते हैं, तो उस योग को कहते हैं उभयाचारी योग। ऐसे में व्यक्ति के हाथ पांव लंबे होते हैं, उस वो एक अच्छा स्पीकर होता है, यानी कि वो बोलने में बहुत अच्छा, उसका बहुत अच्छा उसका बोलने में
का उसका स्टाइल होता है, वो हर चीज को एंजॉय करता है लाइफ की, और लोगों के द्वारा ऐसा आदमी पसंद किया जाता है, धन समृद्ध होता है, यश कीर्ति मान वाला होता है, लेकिन क्रूअल होता है दूसरों के साथ में। चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सुनफा योग के अंदर आदमी क्रूअल होता है दूसरों के प्रति, और अनफा योग में आदमी क्रूअल होता है अपने प्रति। तबीयत खराब हो जाएगी तब भी आदमी अपने आप को तकलीफ देता रहेगा, तब तक जब तक कि शरीर एकदम से हाथ ना खड़े कर दे। तो क्रूअलिटी आ गई, क्रूअलिटी टुवर्ड्स अदर्स, वो तो सुनफा से आ गई, उससे आ गई, सॉरी, वेसी से आ गई, और वोशी से आ गई क्रूअलिटी टुवर्ड्स सेल्फ। तो वेशी वोशी में ये का दोनों का मिलाव होकर ये उभयाचारी योग बन रहा है। इसमें आदमी क्रूअल होता है, यानी कि क्रूर प्रकृति का होता है। उसके बाद आता है सूर्य से बनने वाला योग, बुधादित्य योग। बुधादित्य योग में क्या है कि सूर्य और बुध यदि एक ही राशि में बैठते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। ऐसे में आदमी बहुत इंटेलिजेंट होता है, यानी उसका दिमाग बहुत तेज होता है। ऐसा आदमी किसी भी स्किल सेट्स में बहुत अच्छा होता है, बहुत राज समाज के द्वारा उसको बहुत मान सम्मान मिलता है, और ऐसा आदमी डिप्लोमेटिक होता है या टैक्टफुल होता है। उसे मालूम होता है लोगों के साथ किस तरीके से डील करना चाहिए। उसके बाद फिर आते हैं लगन से फॉर्म होने वाले राजयोग। तो मैंने लगन के योगों में आपको मैंने बताया लग्नादि योग। तो लग्नादि योग का मैंने आपको एग्जाम्पल चंद्रादि योग से बता दिया। लग्नादि योग में मैं ऋषि पारसर छठे में बैठे हुए शुभ ग्रह को नहीं लेते। वो कहते हैं कि लगन से सप्तम और अष्टम में शुभ ग्रह होंगे तो लग्नादि योग बनेगा। मॉडर्न राइटर कहते हैं छठे सातवें आठवें तीनों में ही अगर शुभ ग्रह होंगे तब लग्नादि योग बनेगा। लेकिन हम ऋषि पाराशर को फॉलो करते हैं क्योंकि हम क्लासिकल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद आता है लग्न अमल कीर्ति योग। जब लगन भाव से दसम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के कैरियर में गॉड का ग्रेस दिखाई पड़ता है। ऐसे आदमी का जो कैरियर है वो बहुत उत्थान में, उन्नति में जाता है, भगवान के आशीर्वाद के द्वारा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग में पहला, ये पंच महापुरुष योग बहुत बड़े राजयोग माने जाते हैं, और ये पावर पोजीशन प्रोस्पेरिटी अथॉरिटी के योग है। यानी ऐसा आदमी जो है राजाओं की तरह से जीता है, या कमांडर इन चीफ या पुलिस के चीफ की तरह जीता है, या वो आर्मी के हेड की तरह जीता है, या वो इतना बड़ा राज संभालता है जो कि दूसरे राजाओं को परास्त करता है। तो जो पंच महापुरुष योग है, पहला जो योग है मंगल से बनता है, उसे कहते हैं रुचक योग। रुचक पंच महापुरुष योग में मंगल अगर स्वग्रही हो या उच्च का हो और लगन से केंद्र भाव में, राहु केतु एक्सेस में ना हो, तो रुचक पंच महापुरुष योग बनता है। और रुचक पंच महापुरुष वाला जो योग वाला व्यक्ति होता है उसकी फिजिक बहुत स्ट्रांग होती है, यानी उसके अंदर स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है, उसकी बॉडी देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ऐसा आदमी बहुत धन समृद्ध होता है, उसकी आयु अच्छी होती है। ऐसा आदमी आर्मी अथवा पुलिस का लीडर होता है, और ऐसे आदमी बहुत बोलने वाले होते हैं, टॉकेटिव बहुत होते हैं, लेकिन वो मंत्र मुग्ध कर लेते हैं अपने भाषण से दूसरों को। ये हिटलर की कुंडली में आपको रोचक पंच महापुरुष योग मिलता है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। उसके बाद आया भद्र। भद्र योग बुध से बनता है। बुध स्वग्रही हो, उच्च की राशि में हो, यानी कि जेमिनाई में हो या वर्गों में हो, अथवा उच्च की राशि में हो या स्वग्रही राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, यानी जेमिनाई और वर्गों में होगा, और लगन से केंद्र में हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर भद्र पंच महापुरुष योग बनता है। जैसे मदन मोहन मालवीय जी की हॉरोस्कोप में बनता था। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी, काशी विश्वनाथ यूनिवर्सिटी का उन्होंने शिलान्यास किया था, फाउंडेशन डाली थी। ऐसे आदमी बहुत स्ट्रांग विल पावर के होते हैं, बहुत इच्छा शक्ति उनकी बहुत जबरदस्त होती है। उनकी जो है उनकी छाती चौड़ी होती है, उनका जो है फेस अट्रैक्टिव होता है। ऐसे आदमी बहुत डिप्लोमेटिक और टैक्टफुल होते हैं,
काफी परोपकार की चीजें करते हैं, लोग परोपकार की चीजों को करते हैं, ऐसे आदमी की आयु उत्तम होती है, काफी अच्छी हो। अब इसके बाद तीसरा बनता है बृहस्पति ग्रह से कहते हैं हंस हंस पंच महापुरुष योग। जो हंस पंच महापुरुष योग है, बृहस्पति यदि उच्च की राशि में है या स्वग्रही है, तो ऐसी स्थिति में या तो बृहस्पति धनु राशि में हो, अथवा बृहस्पति मीन राशि में हो, अथवा बृहस्पति कर्क राशि के अंदर उच्च का हो और लग्न से केंद्र भाव में हो, तो हंस पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसा आदमी काफी सुंदर होता है। ऐसा आदमी जो है हमेशा नीतिज्ञ तरीके से चलता है, नीति नीति के तरीके से चलता है, यानी कि ऐसा आदमी हमेशा अच्छे कर्मों को लेकर चलता है। ऐसे आदमी के नेचर में वर्च्यू एंड राइटियसनेस होती है, यानी ऐसा आदमी कभी भी गलत कामों में नहीं पड़ता, हर काम को सही ढंग से करता है। ऐसा आदमी बहुत ही प्योरिटी से जीवन जीता है, यानी ऐसा आदमी नॉन वेज नहीं लेगा, तामसिक चीजें नहीं लेगा, सिगरेट नहीं लेगा, ड्रिंक नहीं करेगा, टोबैको नहीं लेगा, ये सब नहीं करेगा, यानी कि बड़ा सदाचारी होगा। ऐसे आदमी को सभी लोग पसंद करते हैं, धन समृद्ध होता है, उसके जिंदगी के अंदर सभी तरह के सुख सम्मान उसको मिलते हैं, और उस आदमी को राज समाज के अंदर बहुत हाई एस्टीम का माना जाता है। उसके बाद शुक्र से बनता है मलव्य पंच महापुरुष योग। मलव्य पंच महापुरुष योग में क्या होता है कि शुक्र अगर स्वग्रही हो, यानी कि वृष राशि का हो या तुला राशि का हो, अथवा मीन राशि का उच्च का हो और लगन से केंद्र में हो, तो ऐसी हालत में मलव्य पंच महापुरुष योग बनता है। इसमें व्यक्ति की जो फिजिक होती है वेल डेवलप्ड होती है, उसकी बॉडी बहुत अच्छी फिगरेटिव होती है, यानी ऐसा आदमी जिम जाने का शौकीन होता है, उसकी विल पावर इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है, दिमाग से ऐसा आदमी बहुत स्ट्रांग होता है, धन और समृद्धि में काफी आगे होता है, और ऐसे आदमी को इच्छा मृत्यु का भी वरदान होता है। वो जब चाहेगा तभी उसकी मृत्यु होगी, उसे पहले मृत्यु के पहले उसे पता चल जाता है कि कब उसकी मृत्यु होने वाली है। ऐसा आदमी बहुत रिनाउंड होता है, यानी कि बहुत यश कीर्ति मान सम्मान उसको मिलता है, और बहुत ज्ञानी भी होता है। ये मलव्य पंच महापुरुष योग में होता है। उसके बाद शश पंच महापुरुष योग बनता है। शश पंच महापुरुष योग जो है वो शनि से बनता है। शनि अगर अपनी स्वराशि में हो, जैसे मकर राशि में या कुंभ राशि में, अथवा अपनी उच्च की तुला राशि में हो और लगन से अगर केंद्र भाव में है, तो ऐसे में शश पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसा आदमी डिप्टी कमिश्नर होता है, किसी टाउन का हेड होता है, सामंतवादी होता है, उसके वो बहुत बड़ा जमींदार होता है, बहुत धनाढ़ होता है, उसकी राज समाज के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन होती है, वो मासेस को लीड करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है, वर्कर्स यूनियन का अध्यक्ष हो सकता है। इस प्रकार से ऐसा आदमी मासेस को लीड करता हुआ दिखाई पड़ता है और धन समृद्धि में आगे होता है। उसके बाद एक नेगेटिव योग है, वो है सकट योग। सकट योग में अगर चंद्रमा से छठे अथवा आठवें में अगर गुरु आ जाते हैं, तो शकट योग बनता है। चंद्रमा से छठे भाव में अथवा अष्टम भाव में अगर गुरु आ जाते हैं, तो उससे सकट योग बनता है। द्वादश भाव में नहीं आते, द्वादश भाव में अगर आएंगे तब तो अनफा योग बन जाएगा, चंद्रमा के अगर द्वादश में आएंगे तो द्वादश को नहीं दिया जाता, छठे और अष्टम भाव को लिया जाता है, उससे शकट योग बनता है। ये एक नेगेटिव योग है। इस योग की वजह से आदमी अनीतिज्ञ काम करता है, नीति के काम नहीं करता। ऐसा आदमी अधिकतर इस तरह के काम करता है जो अनीतिज्ञ होते हैं और लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाले होते हैं। इसी प्रकार से जो शकट योग है वो तब भी बनता है जब सारे ही ग्रह प्रथम अथवा सप्तम भाव में आ जाएं, तो भी शकट योग बन जाता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था महाभाग्य योग। महाभाग्य योग तब बनता है
महाभाग्य योग मेल कुंडली के अंदर तब बनता है कि बर्थ अगर डे टाइम की हो और सूर्य लग्न और चंद्र, लग्न सूर्य और चंद्र ऑड साइन में बैठे हों। ऑड राशियां जो हैं वो हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये ऑड राशियां हैं। अगर सूर्य लग्न सूर्य और चंद्रमा अगर ऑड राशियों में बैठे हों और डे बर्थ हो तो ये महाभाग्य योग बनता है। इसे ऋषि पाराशर ने सभी राजयोगों में सबसे सर्वोत्तम राजयोग माना है, इस महाभाग्य योग को। ये मुकेश अंबानी जी की हॉरोस्कोप में मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया था। इसके बाद फीमेल बर्थ चार्ट में नाइट बर्थ होनी चाहिए और लग्न सूर्य और चंद्रमा इवन साइन में होने चाहिए। इवन साइन है 2, 4, 6, 8, 10, 12। मिसेस गांधी की हॉरोस्कोप में इस प्रकार से यह महाभाग्य योग बनता है, मिसेस इंदिरा गांधी की हॉरोस्कोप में। और इस राजयोग के अंदर में व्यक्ति का अच्छी विचारधाराएं होती हैं, अच्छा चरित्र होता है, ऐसा लोकप्रिय होता है व्यक्ति, लिबरल होता है यानी कि दानवीर होता है, परोपकारी होता है, खुले हुए दिल का होता है, बहुत इंटरनेशनल फेम को प्राप्त करता है। ऐसा आदमी के राजाओं की श्रेणी में आता है, उसकी आयु अच्छी होती है, उसको जो है हर तरह के सोर्सेज ऑफ प्लेजर मिलते हैं। ऐसा आदमी वेल्दी होता है और रूलर होता है, यानी कि दूसरों पर शासन करने वाला होता है और धनाढ्य होता है। अब इसके बाद आते हैं विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग में 3 राजयोग होते हैं। पहला है हर्ष, दूसरा है सरल और तीसरा है विमल। हर्ष राजयोग क्या बहुत तब बनता है जब लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ अगर छठे में ही बैठे, अष्टम में बैठे अथवा द्वादश में बैठे तो इसका मतलब है हर्ष विपरीत राजयोग बन रहा है। विमल राजयोग कब बनता है जब अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठे, द्वादश में बैठे या छठे में बैठे। और जो विमल राजयोग तब बनता है जब द्वादश का स्वामी 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठे, छठे में बैठे अथवा अष्टम में बैठे। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिक भावों के स्वामी जब भी कभी अपनी त्रिक भावों में ही बैठते हैं तो विपरीत राजयोग फॉर्म होता है। विपरीत राजयोग फॉर्म होने में ये देखा जाता है कि ऐसा ऐसा विपरीत राजयोग एक्सचेंज ऑफ लॉर्डशिप से भी हो सकता है। छठे का 8वें का एक्सचेंज ऑफ लॉर्डशिप हो, छठे का 12वें का एक्सचेंज ऑफ लॉर्डशिप हो, 8वें 12वें का एक्सचेंज ऑफ लॉर्डशिप हो, तब भी विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग बनने में ये बहुत पावरफुल राजयोग माना जाता है, लेकिन बचपन से बहुत तकलीफें देता है। इसमें व्यक्ति को बहुत तकलीफ वाला जीवन जीते हुए अपने आप को उठाने का योग बनता है मेहनत के द्वारा। और ऐसा आदमी मासेस को रिप्रेजेंट करता हुआ, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की हॉरोस्कोप में था, प्राइम मिनिस्टर बनता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए वगैरह बनता है। वो बहुत प्रॉस्परस होता है और पावर पोजीशन में जाता है, लेकिन स्ट्रगल के बाद ये विपरीत राजयोग में होता है। अब कुछ राजयोग ऐसे बनते हैं जो चंद्रमा के नवमांश की पोजीशन से राजयोग बनते हैं। तो जैसे बर्थ अगर डे टाइम का है, मतलब दिन की बर्थ है और चंद्रमा जो है अपने ही नवमांश का हो, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो, वर्गोत्तम हो, या चंद्रमा कर्क नवमांश का हो, या अपने मित्र के नवमांश का हो। चंद्रमा जो है, चंद्रमा अगर कर्क के नवमांश का हो या अपने मित्र के नवमांश का हो और चंद्रमा पे जुपिटर का एस्पेक्ट हो नवमांश में, तो ऐसे में आदमी को बहुत धन धान्य समृद्धि और हैप्पीनेस मिलती है, मतलब वो आदमी खुश रहता है। ये चंद्रमा से बनने वाला राजयोग है जो नवमांश में देखा जाता है। और इसके लिए बर्थ होना चाहिए डे टाइम का। अगर डे टाइम की बर्थ है और चंद्रमा अपने ही नवमांश में हो, यानी कि कर्क के नवमांश में हो या किसी मित्र के नवमांश में, चंद्रमा के मित्र आप जानते ही हैं कि गुरु हैं, मंगल हैं, सूर्य हैं, ये चंद्रमा के मित्र हैं। तो चंद्रमा अपने मित्र के नवमांश में हो, तो ऐसी हालत में जो चंद्रमा अपने मित्र के नवमांश में अगर होगा, तो ऐसी हालत के अंदर या वो चंद्रमा स्वयं के नवमांश में होगा या कर्क के नवमांश में होगा, तो इन हालतों में और गुरु के द्वारा दृष्ट हो नवमांश में,
मॉडर्न राइटर्स ये कहते हैं कि चंद्रमा वर्गोत्तम हो तो भी ये नियम लागू। देखिए, क्लासिकल टेक्स्ट और मॉडर्न राइटर्स का मैं आपको दोनों का बता रहा हूं, ताकि आपको कल को कोई आदमी डिरेल ना करे। कोई आदमी ये ना कहे कि जो इसमें चंद्रमा का वर्गोत्तम होना भी लिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि मॉडर्न राइटर्स ने लिया है, लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट में अगर लिया जाए तो चंद्रमा को अपने नौमांश में, कर के नौमांश में होना चाहिए, या चंद्रमा पे और कर के नौमांश में होने के अलावा मित्र के नौमांश में वो हो सकता है। और मित्र के नौमांश में होने पर चंद्रमा के साथ में ये कंडीशन है डे बर्थ में कि चंद्रमा पे गुरु का आस्पेक्ट होना चाहिए, गुरु की दृष्टि होनी चाहिए नवमांश के अंदर। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर ये राजयोग आदमी को बड़ा वेल्दी और हैप्पी बनाता है। इसके अलावा अगर नाइट बर्थ है तो वही नियम लागू होता है कि चंद्रमा अपने ही नवमांश में हो या अपने मित्र के नवमांश में हो। नाइट बर्थ के केस में शुक्र के द्वारा दस्त होना चाहिए। तो दोनों में फर्क क्या हुआ कि चंद्र का जो नवमांश में योग बन रहा है उसमें डे बर्थ में तो गुरु का एस्पेक्ट होना चाहिए। नाइट बर्थ अगर है तो सनसेट के बाद की अगर बर्थ है और सनराइज के पहले की है तो इसका मतलब शुक्र का उस पर एस्पेक्ट होना चाहिए। दोनों में ही ये फर्क है। पहले में ये फर्क है कि अगर डे बर्थ है तो चंद्रमा अपने स्वयं के नवमांश में हो या मित्र के नवमांश में हो, उस पर दृष्टि गुरु की होनी चाहिए, शुभ दृष्टि। और जो नाइट बर्थ है उसमें चंद्रमा स्वयं के नवमांश में हो या मित्र के नवमांश में हो, और उस पर जो दृष्टि है वो शुक्र की होनी चाहिए। अगर सपोज ये दृष्टियां चेंज हो जाए, उल्टी पड़ जाए, कि डे बर्थ में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, नाइट बर्थ में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये योग अफलित हो जाएगा, ये योग नहीं बनेगा, ये योग समाप्त हो जाएगा। अगर डे बर्थ होगा तो चंद्रमा अपने नवांश में, मित्र के नवांश में होगा, गुरु के द्वारा दस्त होगा। और अगर नाइट बर्थ है तो चंद्रमा अपने नवांश का होगा या मित्र के नवांश का होगा, शुक्र के द्वारा दस्त होगा। बाई एनी चांस उल्टा हो जाए कि डे बर्थ है और शुक्र नवांश पति को, शुक्र चंद्रमा को देख रहा है, और नाइट बर्थ है और गुरु चंद्रमा को देख रहा है, अफलित हो जाएगा, ये योगा नहीं बनेगा, इस योग का कोई फल नहीं मिलने वाला। तो इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है कि डे बर्थ में गुरु का इस पे एस्पेक्ट होना चाहिए, और जो नाइट बर्थ है उसमें शुक्र का एस्पेक्ट होना चाहिए।